यूरोपीय कंपनियों का आगमन कल हमने पढ़ा था। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेजी, फिर डेनिश और फ्रांसीसी और स्वीडिश। इस प्रकार से क्रम रहा आने का। जो आने का क्रम रहा, पुर्तगालियों का कब आए थे पुर्तगाली? 1498। 17 मई 1498 में कौन आए? वास्को डी गामा आए। फिर इसके बाद डच आए और ये माना जाता है कब? 1596। और इसके बाद अंग्रेजी आए हैं 1600 और हमने कहा फिर डेनिश आए हैं 1616 में, फिर फ्रांसीसी आए हैं 1664 में और स्वीडिश 1731 में। ये आने का क्रम हो गया। फिर इनकी फैक्ट्रियां स्थापित हुई हैं, कारखाना स्थापित हुआ है। 1498 में तो ये लोग आए हैं और पहली जो फैक्ट्री खोली है इन्होंने वो 1503 में खोली है। जब दोबारा से आए हैं वास्को डी गामा 1502 में, तो 1503 में इन्होंने फैक्ट्री की स्थापना की है। क्लियर है? फैक्ट्री की स्थापना है ये, कारखाना। एक चीज और समझ लीजिए, कारखाना कहें या फैक्ट्री कहें या दुर्ग कहें या किला कहें, बात एक ही है। कोई कारखाना ये ना समझिए कि कारखाने में यहाँ उत्पादन होता था। मसाले का व्यापार अगर करते थे तो ये ना समझिए कि ये बनाते थे, यहाँ उद्योग लगे हुए थे। नहीं, ये गोदाम थे इनके, मतलब ये खरीदते थे और जमा करते थे, स्टोर करते थे। बस ये है कारखाना इनका। यही दुर्ग है, यही किला है और यही कारखाना, यही फैक्ट्री है। तो यहाँ इन्होंने 1503 में स्थापित किया था। फिर इसके बाद डचों ने कब किया था? 1602 में किया था, ऐसा माना जाता है। 1602 में, कभी कभी किसी किताब में 1605 भी मिलता है, ध्यान दीजिए, 1605 में। और सबसे सही तो 1605 है। हम कहें तो 1605 में अगर कारखाने की स्थापना है तो 1605। यहाँ तक फैक्ट्री का आगमन 1602 मिलता है। 1602 में आया और 1605 में पहला कारखाना जो खोला इन्होंने वो 1605 में मिलता है। वहीं अंग्रेजों का कारखाना, जो पहला कारखाना खोला, देखिए फैक्ट्री तो बन गई वहां पर कितना? 217 साझेदार थे। ऐसा माना जाता है कि ये जब 31 दिसंबर 1600 में स्थापित की गई, कंपनी बनाई गई, तो इसमें साझेदार कितने थे? 217 साझेदार थे। याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 217 साझेदार थे। कौन से? किसमें? हमने पार्टनरशिप जो थी ना, ये कंपनी पार्टनरशिप पे खुली थी, प्राइवेट कंपनी थी। हमने कहा अंग्रेजों की तरफ से कितनी? ब्रिटिश कंपनी में 217 साझेदार थे। इन्होंने पहले 15 वर्षों के लिए ये बिजनेस की बात की गई थी कि 15 वर्ष तक देखते हैं, बिजनेस करते हैं, फिर बाद में देखेंगे। तो 15 वर्षों के लिए आई थी ये कंपनी। फिर यहाँ फायदा देखा तो फिर अनलिमिटेड कह दिया और उन्होंने कहा कि पहले, मतलब 2 साल पहले हम बताएंगे कि कब कंपनी को बंद करना है, बताएंगे कि 2 साल पहले बता देंगे कि अब खत्म करना है। फिर बाद में और हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि 3 साल में हम बताएंगे कि कब खत्म करना है कंपनी को। ऐसे प्रावधान होते रहे। ठीक है, तो 1600 में कंपनी की स्थापना हुई, अंग्रेजी कंपनी की, ब्रिटिश कंपनी की। और इन्होंने पहला फैक्ट्री जो खोला वो 1608 में खोला। कहां पर? सूरत में खोला, जो सफल नहीं हो पाया। फिर इसके बाद एक 1611 में खोला ये मसूलीपट्टनम। फिर इसके बाद 1613 में खोला, ठीक है, सूरत। तो ये सूरत है, ये मसूलीपट्टनम है। ये पूछा जाता मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम और ये फिर सूरत। क्लियर है? तो सूरत में सबसे पहले खोला 1608 में, लेकिन ये सफल नहीं मानी जाती है। तो पहले कारखाना जो फैक्ट्री खुली वो 1611 में मसूलीपट्टनम में, और फिर इसके बाद 1613 में सूरत में फिर से खोली, और ये मानी जाती है कि ये है। ठीक है, तो 1613 में है सूरत। तो ये अंग्रेजों की बात है। इसके बाद डेनिश की बात कर लें। 1616 में ये आई थी, कंपनी आई थी, और इन्होंने पहली फैक्ट्री कब खोली? 1620 में इन्होंने खोली थी। ठीक है, वहीं फ्रांसीसियों की बात करें तो 1664 में आई थी और 1668 में इन्होंने क्या किया? कंपनी खोली थी, वो कारखाना खोला था 1668 में। ये कारखाने की बात हो गई।
अच्छा, जो फ्रांसीसी कंपनी 1664 में आई, तो जैसे इन्होंने किया कि पहले सूरत, फिर मसूलीपट्टनम, सूरत, ऐसे ही फ्रांसीसी जहां इनके कारखाना थे अंग्रेजों के, वहीं फ्रांसीसियों के भी थे। याद रखिए, जहां इनके थे वहीं इनके भी थे। सूरत में थे, मसूलीपट्टनम में थे कारखाने इनके अंग्रेजों के, तो फ्रांसीसियों के भी थे वहीं पर। ठीक है, और इसी वजह से जब प्रतिस्पर्धा होती है ना, यानी वही कंपनी वही व्यापार वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो बताइए प्रतिद्वंदी तो हो ही गए, आपस में लड़ेंगे। पता चला कि ये ना ज्यादा कमा ले, वो सोचेंगे ये ना कमा ले, तो आपस में लड़ते थे। इस वजह से भी एक और खासियत, ये अंग्रेजी कंपनी, ब्रिटिश कंपनी तो ये प्राइवेट थी, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी क्या थी, ये सरकारी कंपनी थी। लुई 14वें ने स्थापित किया था फ्रांसीसी कंपनी जो थी। लुई 14वें का नाम आता है, याद रखिए, लुई 14वां। ठीक है, लुई 14वां ने स्थापित की थी ये कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी जो है, यूरोपीय कंपनी। ठीक है, तो ये सरकारी कंपनी थी और ये प्राइवेट कंपनी थी। याद रखिए, ये निजी कंपनी थी, और इस वजह से ये वाली सफल रही। निजी कंपनी होने की वजह से और सरकारी कंपनी थी, इस वजह से ये असफल रही मानी जाती है भारत में। क्यों असफल मानी जाती है? सरकारी कंपनी को तो आप जानते ही हैं कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक हम अगला कदम नहीं उठाएंगे, और इस वजह से, और ये तत्काल जो कदम उठाना होता था तत्काल उठा लेते थे, ये कारण भी था इनमें। ठीक, तो ये चीज है। एक कहानी बताते हैं इसमें, ये चीजें हो गई, कारखाने की बात हो गई, इसका कोई जिक्र नहीं है स्वीडिश का। यहां तक बुकों में तो ये भी नहीं मिलेगा कि स्वीडिश आई है, बहुत सी बुकों में तो यही नहीं मिलता कि स्वीडिश कंपनी आई है, यूरोपीय कंपनी भारत में 1731 में आई है, और इसका कोई आता पता नहीं है। और ये शायद ये बहुत जल्दी चली भी जाती है। ठीक है, इनका कोई वर्चस्व नहीं है। इसका मेन वर्चस्व किसका? पुर्तगाली का, अंग्रेजों का और फ्रांसीसियों का। सबसे ज्यादा संघर्ष अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच हुए, इसका उल्लेख मिलता है। ज्यादा से ज्यादा हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनके बीच काफी युद्ध वगैरह भी होते हैं, और ये पुर्तगालियों का तो आराम से रहे हैं। हमने कहानी कल ही बता दी थी कि फ्रांसिस्को द अल्मेडा और अल्बुकर्क के बारे में पहले ही बता दिया। ठीक है, ये चीजें हो गई। एक नाम सुना होगा चार्ल्स द्वितीय का, ये अंग्रेजी राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय, और एक कैथरीन ब्रिगेंजा का नाम सुना होगा। तो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा, लिख लीजिए, पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन ब्रिगेंजा। ठीक है, तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा और अंग्रेजों के राजकुमार कौन? चार्ल्स द्वितीय। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय, इनकी शादी हो गई। कब बताइए, कब शादी हुई? क्या चीज? 1661 में, यहां तो दिखेगा नहीं, ऊपर नहीं आ रहा होगा। तो 1661 में शादी हो गई। याद रखिए, 1661 में शादी हुई पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा और चार्ल्स द्वितीय, ये अंग्रेज के राजकुमार थे। और इनकी जब शादी हो गई तो पुर्तगालों ने क्या किया? ठीक है, जो मुंबई है ना, दहेज में दे दिया। ठीक है, यहां मुंबई जो है दहेज में मिल गई, किसे? चार्ल्स द्वितीय को मिल गई। ठीक है, अब वैल्यू कितनी थी? ज्यादा कुछ खास नहीं थी मुंबई की उस समय, लेकिन दहेज में कह दिया, लो भाई हम खुशी हैं, आपने शादी कर ली, हम दहेज के रूप में हम दे रहे हैं। तो दहेज प्रथा तो चल ही रहा था, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा, पहले भी चल रहा था। तो दहेज के रूप में, लिख लीजिए, दहेज के रूप में मुंबई किसे मिल गई? चार्ल्स द्वितीय को मिल गई। ये अंग्रेज थे चार्ल्स द्वितीय। ठीक है, जब मुंबई दहेज के रूप में मिल गई तो इन्होंने क्या किया? 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने
एक कहते हैं ना, हाँ, किराए पर ब्रिटिश कंपनी, जो अंग्रेजी कंपनी है, ये व्यक्ति हैं अंग्रेज, ब्रिटिश के व्यक्ति हैं, राजकुमार हैं, चार्ल्स द्वितीय, दहेज में मिली, इन्होंने कहा कंपनी को दे दिया कि लो भाई व्यापार करो, हमसे ले लो किराए पर मुंबई, और इन्होंने दे दिया 10 पाउंड, ठीक है, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर, 10 पाउंड वार्षिक किराया पर मुंबई को दे दिया, किसे? ब्रिटिश कंपनी को दे दिया कि लो भाई व्यापार करो। तो साल भर में 10 पाउंड कितना होता है? कुछ नहीं होता, लेकिन पूरी की पूरी मुंबई दे दी, ठीक है। 1 पाउंड कितना होता है? इस समय कीमत काफ़ी ठीक ठाक है पाउंड की, हाँ, लगभग 90, अप्रोक्स मानिए कि 90 के आसपास है, 95 पहुँच सकता है, 87 पहुँच सकता है, लगभग 90 मानिए कि 1 पाउंड में 90 रुपये हमारे देश के बनते हैं, ठीक है। यूरो से महंगा है पाउंड, ठीक है, रुपए से महंगा डॉलर, डॉलर से महंगा यूरो, यूरो से महंगा है पाउंड। ये 96, हाँ 96 रुपये, ये समझ लीजिए वर्तमान में, ठीक है। तो 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। तो पूछा जाता है कि ये बताइए इस पे दहेज के रूप में किसे मिली? क्या ब्रिटिश कंपनी को मिली मुंबई? ब्रिटिश कंपनी को किसने दिया मुंबई? ठीक है, तो चार्ल्स द्वितीय ब्रिटिश था, ब्रिटिश राजकुमार, उसने दिया था, ठीक है। डायरेक्ट पुर्तगालियों से नहीं मिली थी, यह भी समझ लीजिए, कंपनी को डायरेक्ट पुर्तगालियों से नहीं मिला था ये मुंबई, चार्ल्स द्वितीय के थ्रू किराए पर मिली थी। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो गई, और इस पे अंग्रेजी की बात करेंगे। इसमें हमने देखा था कि अंग्रेज़ों की तरफ से पहले जो आए थे, एक व्यक्ति आए थे दरबार में, मुग़ल दरबार में, वो कौन आए थे? कैप्टन हॉकिंस आए थे। कब आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे, ठीक है। जहांगीर के दरबार में 1608 में वहाँ से भेजे गए, तो 1608 मिलता है, 1609 भी मिलता है, 1608 कर लीजिए। कैप्टन हॉकिंस आए थे, और कहाँ आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे, ठीक है, जहांगीर के दरबार में आए थे। लेकिन ये जो पत्र लिखे हुए थे वो अकबर के नाम पर आया था, ठीक है। उस समय उन्हें लगा कि 1600 में कंपनी स्थापित हुई, उन्हें लगा कि अकबर का कार्यकाल वहाँ पर चल रहा है, तो अकबर के नाम पर पत्र आया था कि चले जाओ अकबर के यहाँ और कह दो कि हमें यहाँ व्यापार करना है। यहाँ देखा तो अकबर नहीं थे, जहांगीर थे, और जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस पहुँचे, और कैप्टन हॉकिंस गए तो यहाँ पर इनकी भाषाओं में, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि यहाँ की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी, तुर्की फारसी बोली जाती थी ज़्यादातर, तो इन्हें नॉलेज था तुर्की का भी और फारसी का, तो ऐसा कहा जाता है इन्होंने तुर्की बोली, फारसी बोली। इस वजह से जहांगीर खुश हो गए और इन्हें 400 का मनसब दे दिया, 400 का मनसब दे दिया इन्हें, ठीक है। खुश होकर 400 का मनसब दिया कैप्टन हॉकिंस को, जहांगीर ने दिया 1608 में मनसब। अच्छा, सूबेदार जानते हैं? सूबा का सूबा होता था, हाँ, सूबा का सूबा होता था, सूबेदार बनाए जाते थे। कुछ सूबेदार ये सैनिक विभाग में भी होते थे, अलग अलग चीज़ें। हम कह दें कि ये एरिया है पूरा, ये एक मनसब मान ले। छोटे छोटे गांव हो जाते हैं क्या? छोटे छोटे गांव होते हैं, छोटे छोटे गांव को अगर हम एक मनसब निर्धारित कर दें कि ये मनसब है, तो ऐसे ही 400 मनसब दे दिए थे कि आप यहाँ पर 400 मनसब में जो मना है वो करिए, ठीक है। व्यापार करना व्यापार करिए, जो करना हो करिए खुश होकर, ये चीज़ है। 400 मनसब दिए थे, ठीक है। फिर बाद में टॉमस रो आए हैं, उन्होंने कहा कि हमें सूरत पे, इन्होंने भी कहा सूरत के लिए, लेकिन सूरत में जब इन्होंने कहा कि सूरत में हम फैक्ट्री खोल लें, 1608 की बात है, सूरत में फैक्ट्री के लिए कहा तो जहांगीर ने कह दिया ठीक है, जहांगीर ने कह दिया ठीक है, लेकिन
यहाँ पर किसका? पुर्तगालियों का कब्जा था। अब पुर्तगालियों ने भारी मात्रा में विरोध कर दिया, पुर्तगालियों ने भारी मात्रा में विरोध कर दिया और इस वजह से जहांगीर ने मना कर दिया इन्हें कि ऐसा है कि नहीं, सूरत पे फैक्ट्री ना खोलो। पुर्तगालियों के मना करने पर, ठीक है, विद्रोह कर रहे थे, इस वजह से फिर ये सूरत पे नहीं खोल पाए फैक्ट्री 1608 में। ऐसी बात है। फिर 11 में मसूलीपट्टनम, फिर 13 में इन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री खोली जो सफल रही। ये चीज़ें हैं, ये कहानी ऐसी है, मिलती है यहाँ पर, ठीक है। फिर बाद में आते हैं 1700, जो हमने कहा 1757 में गवर्नर बन के, कौन? क्लाइव। और पहले आ जाते हैं क्लर्क के रूप में, ठीक है, क्लर्क के रूप में आ जाते हैं। ये युद्ध में भाग लेते हैं और जीतते भी हैं। जैसे आरकाट का घेरा, नाम सुना होगा, आरकाट का घेरा। आरकाट का घेरा क्लाइव ने ही तो डाला था, ठीक है, फ्रांसीसियों के विरुद्ध, और घेर लिया था, जीत लिया था। इस वजह से ये फेमस हो गए। और जब फेमस हो गए तो फिर इन्हें गवर्नर बना दिया गया 1757 में, ठीक है। 1757 में गवर्नर बना दिया गया इन्हें। 1757 में गवर्नर कौन बने? बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर बताइए, रॉबर्ट क्लाइव। तो हम कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, प्रथम गवर्नर हुए। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन हुए? रॉबर्ट क्लाइव। अब यहीं पर आ जाते हैं, तो पहले गवर्नर वगैरह देख लें, ठीक है, एक साथ एक टॉपिक निपटाते हैं। गवर्नर, ठीक है, बंगाल के गवर्नर, पहले बंगाल के गवर्नर आते हैं। ये टॉपिक आ जाएगा गवर्नर, स्पेशल गवर्नर। यूरोपीय कंपनी अभी हटाते हैं, सीधे बंगाल के गवर्नर पे आते हैं। बंगाल के गवर्नर, हमने कहा फिर बंगाल के क्या होंगे? गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल फिर होंगे गवर्नर जनरल, एक पद थोड़ा सा बढ़ गया। फिर जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे वो भारत के गवर्नर जनरल हो गए, वो भारत के गवर्नर जनरल हो गए। जो भारत के गवर्नर जनरल थे फिर क्या हो गए? वो वायसराय हो गए। इतनी बात हमें और पढ़नी है, ठीक है। तो प्रथम अंतिम जरूर देखना है, ठीक है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर, ये फर्स्ट, हम फर्स्ट लेके दे रहे हैं। फर्स्ट कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक, रॉबर्ट क्लाइव हुए। और अंतिम कौन हुए? वारेन हेस्टिंग, ठीक है, अंतिम हुए वारेन हेस्टिंग्स। अच्छा, 1773 का, फिर 72 की बात है, 72 में ये रहे ना वारेन हेस्टिंग। 73 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया है और 74 में ये पद बदल दिया गया है बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल। उस दिन हमने बताया था गवर्नर जनरल हो गया। तो पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? यही हुए जो अंतिम गवर्नर थे बंगाल के। तो बंगाल के क्या हो गए? प्रथम गवर्नर जनरल हो गए वारेन हेस्टिंग। लिखते जाइए, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो प्रथम हो गए वारेन हेस्टिंग और अंतिम कौन हुए? ठीक है, अंतिम हुए विलियम बेटिंग, विलियम बेटिंग, ठीक है। तो अंतिम हुए विलियम बेटिंग। फिर 1833 का एक चार्टर्ड एक्ट आया। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल पद था ना, उसे क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पूरे भारत का, जो बंगाल बस का गवर्नर जनरल होता था ना, उसे पूरे भारत का बना दिया 1813 का चार्टर्ड एक्ट के तहत। तो भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कौन हुए? हमने कहा प्रथम यही हुए, तो विलियम बेटिंग हो गए। जो अंतिम होते हैं वही प्रथम हो जाते, विलियम बेटिंग, ठीक है, विलियम बेटिंग। ये प्रथम भारत के गवर्नर जनरल हो गए। और अंतिम कौन हुए? कर्जन हुए। अभी कर्जन कहां से आ जाएंगे? कैनिंग, ठीक है, अंतिम हुए कैनिंग।
1857 की क्रांति हुई ना, इसी के समय हुई थी। 1858 में क्या किया भाई, अब 1858 का भारत शासन अधिनियम 1858 आया और भारत के गवर्नर जनरल ये पद तो बना रहा, लेकिन इन्होंने कहा कि कंपनी समाप्त, ये कंपनी के पद थे, इन्होंने कहा कंपनी समाप्त की जाती है। भाई हमने देख लिया कि आप कैसा शासन कर रहे हैं, ठीक है। 1853 के चार्टर्ड एक्ट में यह कह दिया गया था पहले ही कि अब हम किसी भी वक्त कंपनी समाप्त कर सकते हैं। और 1857 में क्रांति हुई और पूरा का पूरा दोष कंपनी को दे दिया। 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत इन्होंने कहा कि अब हम नेतृत्व करेंगे कंपनी एक साइड में, ठीक है। 1858 से अंग्रेजों ने शासन किया है, याद रखिए। 1858 से पहले किसने शासन किया, ठीक है, कंपनी ने किया है भारत में। अभी उस सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने नहीं किया, मात्र कंपनी ने किया है यहाँ पर भारत पर शासन। अब इसके बाद सीधे सीधे सरकार का हस्तक्षेप हो गया। 1858 में उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से व्यक्ति नियुक्त होगा, जो भारत के गवर्नर जनरल होते थे ना वही व्यक्ति वायसराय होता था, और जो महारानी होती थी ना सम्राज्ञी, उसकी तरफ से जब गांव भ्रमण, देसी रियासतों में भ्रमण करते थे ना उनकी तरफ से, तो वो वायसराय कहलाते थे। यदि कंपनी की तरफ से रहते थे, ठीक है, सत्ता पर बैठे होते थे, तो वो गवर्नर जनरल कहलाते थे। एक ही व्यक्ति दोनों पद धारण किए था। जब किसी देसी रियासत में घूमने फिरने जाते थे सम्राज्ञी की तरफ से, तो उसे वायसराय बोला जाता था, और यदि वो गद्दी पर है, शासन चला रहे हैं, तो उन्हें भारत के गवर्नर जनरल बोला जाता था। इतनी सी बात है, ठीक है। तो वायसराय जो अंतिम होगा भारत का गवर्नर जनरल, उसी को कह दिया गया कि प्रथम वायसराय कौन हुआ, कैनिंग हुआ। और 1857 की क्रांति के बाद भारत शासन 1858 जो अधिनियम आया उसके तहत इस पद को वायसराय नाम दे दिया गया। तो प्रथम वायसराय हुए कैनिंग, और अंतिम वायसराय कौन हुए, अंतिम हुए माउंटबेटन। अंतिम हुए माउंटबेटन, अंग्रेजों की तरफ से अंतिम हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय माउंटबेटन, और स्वतंत्रता से पूर्व अंतिम वायसराय माउंटबेटन। लेकिन पूरी तरीके से अंतिम नहीं है, पूरी तरीके से एक भारतीय भी बने हैं, और श्री राजगोपालाचारी, जिसे राजा जी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अंतिम ये कह सकते हैं कि भारतीय एकमात्र वायसराय हुए, और वो कौन थे, अगर भारतीय शब्द आता है तो श्री राजगोपालाचारी, ठीक है, श्री, हाँ, राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी ये अंतिम भारतीय, ऐसा भी मिलता है, अंतिम भारतीय वायसराय। अंतिम भारतीय वायसराय कौन हुए, अंतिम कहे या प्रथम भारतीय कहे, बात तो एक ही है ना। जब एक ही वायसराय भारतीय हुए तो चाहे अंतिम कहे चाहे प्रथम भारतीय कहे वायसराय, तो श्री राजगोपालाचारी हुए। लेकिन याद रखिए स्वतंत्रता के बाद माउंटबेटन तब भी रहे हैं, भारत का विभाजन करने के बाद, ठीक है। इनको रखा गया कि हम शासन कैसे चलाएंगे, अभी कुछ दिन आप बने रहिए, हम शासन कैसे चलाएंगे, आप कुछ दिन बने रहिए। माउंटबेटन बने रहे। माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू जी की बहुत अच्छी पटती थी, ठीक है, बहुत अच्छी पटती थी। और ऐसा माना जाता है कि इसकी कहानी हमने बताई थी, आज विवाद का विषय हो गया, प्रेजेंट टाइम की बात बताएं, बहुत ज़्यादा विवाद हो गया कि ऐसा माउंटबेटन के जो पत्नी थी, ठीक है, वाइफ थी, उनके संबंध अच्छे थे जेएल नेहरू से, इनसे तो कम थे, उनसे ज़्यादा अच्छे संबंध थे। इस वजह से जेएल नेहरू प्रधानमंत्री बने, ये याद रखिए, उन्हीं की वजह से। आज एक राइटर मांग रहे हैं उनके जो जो एक क्या संग्रहालय में इनकी जो खुद की लिखी हुई बुक है वो रखी हुई है, ठीक है, और लिखी हुई बुक है, और वो मांग रहा है वो राइटर, और उसके पीछे उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, और वो कह रहे हैं कि हमें ये बुक चाहिए, हमें उनके बारे में लिखना है। अब पूरा ब्रिटिश सरकार जो है वो बुक नहीं दे रही।
ऐसा कह रहे हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी ब्रिटिश सरकार की पूरी तरीके से, इस वजह से वो बुक नहीं दे रहे उस राइटर को। वो राइटर पीछे पड़ा है कि हमें वो बुक चाहिए और हमें इन पर एक बुक लिखनी। ये चीज़ें रुपए देने के कह रहे हैं कि हमसे रुपए लीजिए, ब्रिटिश सरकार रुपए दे रही कि आप इतने रुपए ले लीजिए, कई करोड़ों में रुपए दे रहे हैं, लेकिन वो तैयार नहीं है। तो ये चीज़ें माउंटबेटन और जेएल नेहरू के संबंध अच्छे हैं और ऐसा माना जाता है माउंटबेटन जेएल नेहरू एक ही यूनिवर्सिटी में दोनों विदेश में पढ़े हुए हैं, ठीक है, साथ में शराब पीते थे। माउंटबेटन और जेएल नेहरू साथ में बैठकर शराब पीते थे, ठीक है, ऐसा माना जाता है और कई जगह मिला भी है लिखा, ठीक है। तो ये चीज़ें संबंध अच्छे थे इनके, तो इसी वजह से वैसे जेएल नेहरू का ज़्यादा कुछ खास रोल नहीं था, लेकिन पीएम पद, अब पढ़े लिखे थे, अगर कहा जाए विदेश में पढ़े लिखे थे और फिर वकील भी थे, ठीक है, और राजनीति तो वकीलों की ही होती है, हकीकत कहें। वैसे चाहते तो गांधी जी भी इसमें थे और ऐसा माना जाता कि प्रधानमंत्री बनना किसे चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए था, ठीक है। एक अलग ही कहानी होती अगर पटेल जी बने होते पीएम, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, जो बने अच्छा हुआ, ठीक है, अच्छे थे। कभी आप लोगों ने देखा जेएल नेहरू कभी भी कपड़े लेने जाते थे तो विदेश जाते थे, हेयर कटिंग कराने जाते थे तो विदेश जाते थे, पूरी स्टाइल जो भी होता था तो विदेश जाते थे। ये समझ, हाँ बिल्कुल, तानाशाही सरकार क्या सब चीजें विदेश में जाते थे, कुछ भी करना विदेश, ठीक है। तानाशाह थे, प्रथम तानाशाह भारत के प्रधानमंत्री में जेएल नेहरू, दूसरे नंबर पे कौन आते हैं, इंदिरा गांधी जी। उन्हें कमजोर समझ रहे हैं क्या, गूंगी गुड़िया, उन्होंने दिखाया, तानाशाही पे उतर आई थी, दो हो गए, ठीक है, तानाशाही पे थी, बाकी और कोई पीएम नहीं रहे, ठीक है। नहीं अभी नहीं कह सकते, लेकिन बाद में हो सकता है, ठीक है, अभी नहीं कह सकते। जैसे जनता का रुझान है वैसे हम नहीं कह सकते कि तानाशाही सरकार है, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें हो गई, ठीक। तो ये जरूर याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।